हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो मेरे पास बहुत लोगों के क्वेश्चन आए हैं कि बीएससी नर्सिंग पे वीडियो बनाइए। और किसी ने मेरे को मैसेज किया था, अननोन ने, तो इन्होंने लिखा था कि मैम बीएससी नर्सिंग का स्कोप क्या है। और जब मैंने किसी रिश्तेदार से बातें की तो उन्होंने कहा कि नर्सेस की कोई इज्जत नहीं होती और इनको डॉक्टर का असिस्टेंट कहा जाता है और पेशेंट्स इनसे बड़ी बदतमीज़ी से बात करते हैं। और कई जगह इनको बोला जाता है कि सुसु पॉटी करने वाली या इंजेक्शन लगाने वाली ऐसी जॉब समझा जाता है। तो इन सभी टॉपिक्स पे आज बात करेंगे, क्लैरिटी देंगे आपको। जो प्रैक्टिकल मैंने अपने एग्जांपल्स देखे हैं कि नर्सेस का स्पेशल सैलरी पैकेज क्या होता है और क्या इनका रुतबा होता है, क्या इनका रोल होता है पेशेंट केयर में। तो और क्या समाज में जो चीज़ें बोली जाती हैं वो सच में ऐसी हैं या फिर सिर्फ बोलने की बातें हैं। ठीक है। सो सबसे पहले बात करेंगे नर्सिंग की इसमें, कि देखो नर्सिंग में क्या है ना, कि आपको कोई भी इसमें ना जो आप कह रहे हैं कि रिस्पेक्ट नहीं है, तो बेटा वो बात तो इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि कौन किसी की रिस्पेक्ट करना चाहता है, कौन किसी की नहीं करना चाहता। अब जो एक पेशेंट है जिसको मैं डायबिटिक फुट की बात कर लूँ, तो जिसको ड्रेसिंग की रोज़ ज़रूरत है, तो वहाँ अगर उसे कोई अच्छी नर्स मिल गई ना जो उसकी अच्छे से ड्रेसिंग कर दे, तो बेटा उसके लिए तो वो भगवान के समान है। ठीक है, कि जिसने उसकी रोज़ इतनी अच्छी ड्रेसिंग की। बेशक जो डायबिटिक फुट की ड्रेसिंग होती है ये आपके साथ डॉक्टर भी एक साथ में होने चाहिए, बट फिर भी जो मेन असिस्टेंट का भी काम होता है ना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है इसमें। और अगर हम इंजेक्शन लगाने की भी बात करें तो इंजेक्शन आपने कई बार सुना होगा कि किसी लोग कई बार बोलते हैं इस नर्स का हाथ हल्का है, इसका भारी है। तो जब जो इंजेक्शन्स की भी हम बात करते हैं, आप चाहे आईवी दो चाहे आईएम दो, तो जो अपने काम में परफेक्ट है, अगर आप बीएससी नर्सिंग फील्ड में जाते हो, अगर आप इस काम में परफेक्ट हो, तो जब वो यहाँ से आपकी वेन्स में आईवी जब आपको कैनुला लगाया जाता है तो कोई आपको ऐसा मिलेगा कि जो एक बार में लगा देगा, कोई ऐसा मिलेगा जो 4 बार में लगा पा रहा है। ठीक है। तो आपको इम्पोर्टेंस समझ आएगी कि जो अच्छे लोग हैं ना उनकी हर कहीं ज़रूरत है ना। और वही मैं डॉक्टर्स के बारे में बोलूँ तो हर कोई तो ऐसा नहीं है कि लोग हर किसी एमबीबीएस डॉक्टर की रिस्पेक्ट ही कर देते हैं, ऐसा तो नहीं है। आप देखेंगे वहाँ पे भी कईयों को फेस करनी पड़ती है ये चीज़ें। ठीक है, जिस डॉक्टर का बिहेवियर अच्छा नहीं होगा तो पेशेंट्स तो वहाँ भी बदतमीजी कर देते हैं ना। ठीक है। दूसरा, आप कहते हो कि डॉक्टर के अंडर काम करते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो जो सीनियर नर्सेज होते हैं ना, तो कई जो जूनियर डॉक्टर्स को कई बार उनका एक्सपीरियंस इतना काम आता है ना। कई बार जब इतने बढ़िया नर्सिंग स्टाफ जितना बढ़िया होता है ना, तो उतना जो जूनियर डॉक्टर्स जो नए नए पेरिफेरीज में पोस्टेड होते हैं, विलेजेस में पोस्टेड होते हैं, उनको अगर एक अच्छी नर्स मिल जाए तो वो ना डिफ़िकल्ट डिलीवरी केसेस आ जाते हैं, तो वो नर्स के एक्सपीरियंस जो होता है ना, तो वो गाइड करता है वहाँ पे कई बार जूनियर डॉक्टर को भी। तो ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी सुसु पॉटी की बात करें तो बेटा ये सबके साथ तो नहीं होता, सब पेशेंट्स के साथ तो नहीं होता। आईसीयू में हो सकता है कि वहाँ पे जो बिल्कुल ही क्रिटिकली इल पेशेंट्स हैं, बाकी तो अदरवाइज या जो बिल्कुल ही बेड रिडन पेशेंट्स हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे भी ऐसा तो नहीं है। वहाँ पे आपके साथ जो सफाई कर्मचारी होते हैं कई बार उनको भी हेल्प ले ली जाती है। जैसे पेशेंट कभी वॉमिट वगैरह कर देता है तो क्लीन अप तो वो भी करते हैं, है ना। बाकी तो देखो जिसको बीएससी नर्सिंग नर्सिंग वाले उससे आ रहे हो ना, तो आपको थोड़ा सा भावना होनी चाहिए सेवा की। ठीक है, तभी आप इसमें आओगे। ये एक ऐसी फील्ड है जो सेवा के साथ साथ मेवा भी देती है। अब मेवा कैसा, कि आपको सैलरीज बहुत अच्छी हैं जिस हिसाब से सैचुरेशन बाकी फील्ड्स में फिलहाल अभी इसमें नहीं आई है, उसके बारे में बात करेंगे। और ये है जो आप बोलते हो कि इज्जत नहीं है ना, एक बार बेटा पीजीआई चंडीगढ़ का आप लगाया ना चक्कर, वहाँ पे जो नर्सेज पोस्टेड है ना गवर्नमेंट सेक्टर में, तो वो उनका एटीट्यूड ऐसा लगे ना आपको, इतना एटीट्यूड डॉक्टर्स का नहीं होता। मैं अपना एक किस्सा सुना देती हूँ कि जब मैं गई थी ना पीजीआई चंडीगढ़ में, तो वहाँ पे आई हैड वन सच एक्सपीरियंस कि जब आप उनको बोलोगे भी ना कि मैं डॉक्टर हूँ, बट आप उनके पीजीआई के डॉक्टर नहीं हो, आप चाहे कहीं फलाने चाहे सेंटर में सर्विस में लगे हो, चाहे कहीं भी लगे हो, चाहे कोई भी हो। ठीक है, जब आप खुद बोलोगे, मैंने यही पूछा था कि ये वाला इंजेक्शन मिलना है, ये अंदर मिल जाएगा या बाहर मिलेगा, बस इतना पूछा था कि वो शॉप का है, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम गई थी वहाँ पे। तो ये चीज़ मैंने पूछी थी और उन्होंने मेरे को ना इतनी बुरी तरह रिप्लाई किया था, इतनी बुरी तरह। और मैंने उनको बोला कि सिस्टर मैं भी एक डॉक्टर ही हूँ, तो शी सेड कि नहीं अभी तो आप होंगे डॉक्टर अपने उसके। ठीक है, तो ये चीज़ें ना आप ऐसा नहीं है ये तो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है कि कौन इंसान कैसा है। हो सकता है लॉन्ग ड्यूटी आवर्स की वजह से वो प्रॉब्लम होती हो, बट पीजीआई में तो स्टाफ ही इतना है, वहाँ पे नहीं मुझे लगता ओवरबर्डनिंग खैर ज़रूर होता है क्योंकि रश बहुत है। बट ये जो बिहेवियर की
आप बात करो, एटीट्यूड की बात कर रहे हो, तो ये तो हर बंदे का अलग अलग होता है ना। बल्कि मैंने एक हमारे प्रोफेशन में ऐसे नर्सिंग ऑफिसर्स के साथ काम किया है कि उनमें कि जो बहुत ही पोलाइट थे, उन्होंने हमारी बहुत हेल्प करी है। तो ये चीज़ें तो देखो और उनके एक्सपीरियंस से कई चीज़ें हमने सीखी हैं, है ना। तो जब आप उनसे बात करोगे, अगर आप में सीखने की क्षमता है, तो वो अपने, क्योंकि इन्होंने गाइड किया होता है अपनी ट्रेनिंग के दौरान, कई उन्हें अपने ओटीज़ में ये लोग काम करते हैं वहाँ पे, है ना। तो ओटीज़ में अगर आप ये आपको लगता है कि हाँ यार हम डॉक्टर नहीं बन पाए, तो बट आप ओटीज़ में प्रोसीजर्स देख सकते हैं, वहाँ असिस्ट कर सकते हैं। तो वहाँ पे तो जितना इम्पोर्टेंट एक डॉक्टर अपना काम करता है ना, उतना इम्पोर्टेंट जो साथ में ओटी में बाकी असिस्टेंट्स काम कर रहे होते हैं, चाहे वो ओटी टेक्नीशियन हो या फिर सिस्टर्स हों, वो सबका काम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इवन एक मिडवाइफ का काम बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एक छोटे से बच्चे को हैंडल करते हैं, है ना। तो ये देखो एक हायरार्की ऑफ ये बनी हुई है, तो एवरी वन इज़ इम्पॉर्टेंट। तो ये बात अपने दिमाग से निकाल दो कि रिस्पेक्ट नहीं है। रिस्पेक्ट बहुत है। जब आपको पेरिफ्री में ज़रूरत होती है इंजेक्शन लगाने की, तो एक सिस्टर ही काम आती है, एक नर्स ही काम आता है, ठीक है। इसके बाद आते हैं कि इसमें ना देखो सैलरीज बहुत अच्छी हैं। अगर आपको 1 लाख रुपया कमाना है ना, ठीक है, तो वो आपको अर्ली इन करियर सिर्फ एक यही प्रोफेशन है जो देगा। एक तो सबसे पहली बात है कि इसका कोर्स ड्यूरेशन 4 साल का है। 17 साल का बच्चा जाएगा, 21 साल में निकलेगा। उसके बाद आप एग्ज़ाम की तैयारी करोगे। जितना आप इसमें नीट में आपने ड्रॉप्स दिए जा रहे हो, 4 4 5 5, किसी का पैशन है बहुत ही तो समझ भी आती हैं चीज़ें। बट अगर ऐसे ही टाइम वेस्ट किए जा रहे हो ना, तो वो फ़ायदा नहीं है। बी प्रैक्टिकल, थोड़ा प्रैक्टिकल होकर सोचो कि भैया पैसा तो आना चाहिए हाथ में, कोई भी किसी काम में जाओ। अदरवाइज़ तो जो घर पे अगर डॉक्टर को किसी को जॉबलेस बिठा दो ना 10 साल के लिए, तो नहीं करती पब्लिक रिस्पेक्ट, ठीक है। लेकिन वहीं पे अगर कोई 21 साल 22 साल का बच्चा नॉर्थ सेट एग्ज़ाम जो एम्स का होता है नर्सिंग का, वो क्लियर करके अगर वो जॉब में लगा है, तो वो जब तक 30 साल का, 30 क्या मेरे ख्याल से 26 साल का भी पहुंचेगा ना, तो उसमें उसकी सैलरी 1 लाख तक आ जाएगी। समझे आप? तो यही एक प्रोफेशन है कि जो आपको, और वहीं पे अगर एक एमबीबीएस पास आउट भी अपनी इंटर्नशिप में भी इतना नहीं कमा पाएगा, उसके बाद वो जॉब में भी जाएगा, तब भी 1 लाख रुपए उसको स्थायी जॉब नहीं मिलेगी। समझ आई ना। तो कई जगह जब आप जाते हो ना काम करने, तो नर्सेस की सैलरी ज़्यादा होती है। और ये हमने चीज़ें ये देखी हैं। कई जगह क्या होता है कि वो पोस्ट को नहीं देखते हैं। नॉर्मली देखो पोस्ट की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, बट कई जो बहुत ही सीनियर्स हो जाते हैं ना, वो आपको यूँ देखते हैं कि हाँ भाई ये तो आज के आए बच्चे हैं, आज के बने हुए डॉक्टर हैं, हम तो प्रोफेशन में कब से हैं, है ना। तो ये एक प्रैक्टिकल चीज़ है जो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो क्योंकि नॉर्थ सेट में एग्ज़ाम क्लियर करके जाओगे, तो स्टार्टिंग सैलरी इज़ अराउंड 70K, ठीक है। तो जो आपका टीए डीए ये सब, और सेंटर की जॉब में तो वैसे ही इंक्रीमेंट सबसे पहले मिलती हैं। स्टेट की मैं बात करूँ, स्टेट में तो फिर भी थोड़ा सा पीछे चलता है, वो तो सिर्फ अखबारों में लिखा होता है सरकारी कर्मचारी के बल्ले बल्ले, ग्राउंड रियलिटी बहुत डिफरेंट है। बट सेंटर में सारे बेनिफिट आपको टाइम पे मिलते हैं, और एचआरए वगैरह भी आपके बहुत अच्छे होते हैं। तो आप विद इन 3 to 4 years ना ऑफ रेगुलर जॉब के बाद आप 1 लाख वाली फिगर आराम से छू जाते हो उसमें, ठीक है। तो ये आप सबसे बड़ी बात है जो कंसिडर करनी है। दूसरी क्या बात है कि बीएससी नर्सिंग के बाद आपके पास एक और होता है, एमएससी नर्सिंग आप कर सकते हो। एमएससी नर्सिंग आपका 2 साल का कोर्स होता है। इसको करने के बाद आप ट्यूटर्स लग सकते हो। इवन प्राइवेट उसमें तो आप बीएससी नर्सिंग के बाद भी लग सकते हो ना। 15,000 रुपये तक का आपको नर्सिंग कॉलेजेस में पैकेज मिल जाता है। और अगर आप एमएससी नर्सिंग कर लोगे, तो इसमें जाओगे, प्राइवेट में जाओगे, तो 40-50 हज़ार रुपये का आपको पैकेज मिल जाता है प्राइवेट कॉलेज में, ट्यूटर्स जो एमएससी नर्सिंग होते हैं। और बल्कि ये मैं आपको बात करूँ, बीडीएस बीएमएस यहाँ पे इतना पैकेज नहीं मिलता। अगर आप वैसे जाओगे एज ट्यूटर्स काम करने, तो नहीं मिलता है, ठीक है। तो और एमएससी नर्सिंग के बाद क्या है, अगर आप गवर्नमेंट सर्विस में जैसे एम्स में जाते हो, तो वहाँ पे 90,000 इज़ योर स्टार्टिंग सैलरी, प्लस 9 to 5 की जॉब है, सिर्फ टीचिंग की जॉब है, प्लस वैकेशंस हैं आपको। तो इतने सारे फ़ायदे कहाँ मिलते हैं भाई साहब। एमएससी नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग 4 साल का कोर्स प्लस 2 साल का कोर्स एमएससी नर्सिंग। जब मेरे को खुद इसके बारे में पता चला था ना, तो उस टाइम मैं अपने स्ट्रगलिंग फेज़ में थी बीडीएस के बाद। तो मैं ऐसे सोच रही थी, क्योंकि मैंने खुद नर्सिंग कॉलेज में काम किया है, इसलिए मुझे पता है ये वाली चीज़ें। तो 2 महीने का काम किया था मैंने नर्सिंग कॉलेज में एज ट्यूटर, और शाम का मेरा क्लिनिक्स में जाती थी मैं अपना, जो वहाँ पे उनका चेयरमैन की वाइफ था, उनका क्लिनिक था। तो मैं आपको बेसिक क्या बता रही हूँ कि मैं वहाँ देखती थी कि एमएससी नर्सिंग जो ट्यूटर है, उनकी सैलरी उस टाइम, और ये मैं बात कर रही 2010 की, ठीक है। तो उस टाइम एमएस उनकी होती थी 40,000 सैलरी
एमएससी वालों की। मेरी सैलरी कितनी थी वहाँ पे 10,000, और मैं 2 काम कर रही थी उस टाइम वहाँ पे, ठीक है, कि मेरे तो, और ये लोग तो फ्री हो जाते थे इसके बाद। और जो वहाँ प्रिंसिपल थी उसकी सैलरी उस टाइम थी 2010 में 85,000, और मैं ऐसी थी, मैंने कहा यार इससे अच्छा तो हमने मतलब यहाँ पे डॉक्टरी पेशे में इतना स्ट्रगल है, सिर्फ एक डॉक्टर ही कमाया, अदरवाइज पीएचडी के बाद भी आप डॉक्टर लग जाता आपके नाम के आगे। तो प्रिंसिपल ने एमएससी नर्सिंग में पीएचडी की हुई थी। तो ये चीज़ें बेटा हमें पता ही नहीं होती, कोई बताता ही नहीं है हमें। लेकिन हाँ, आपको थोड़ा सा देखो स्ट्रगल के लिए भी प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा, आपको ये देखना पड़ेगा बार बार आपको एग्जाम्स दे। बीएससी नर्सिंग के बाद आप सोचो कि आपने नॉर्सेट का एग्ज़ाम दिया, तो आप पहले, मेरे हिसाब से पहले आप ना एम्स में जॉब में निकलो, नहीं निकला तो आप एमएससी नर्सिंग की तरफ निकलो, फिर ट्यूटर की जॉब्स निकलेंगे, फिर उस साइड जाओ। ठीक है, सैचुरेशन तो हर फील्ड में है, बट वही है कि जो ट्राई करेगा, मेहनत करता रहेगा, जो सब में बेस्ट होगा, तो वो तो उसको तो जॉब मिलनी ही मिलनी है ना। ठीक है, अब इसके बाद CHO, एक और पोस्ट है CHO, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स बोला जाता है इनको ना, CHOs। तो ये क्या है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में अब डॉक्टर्स को बिठाने की बजाय कई जगह में CHOs को लगाया जा रहा है। CHOs का जो स्टार्टिंग सैलरी है दैट इज़ अराउंड 25 के आसपास है, 25K के आसपास। और इनको ना दे आर ऑथराइज टू प्रिस्क्राइब ड्रग्स, कोई 25 ड्रग्स हैं कि जो ये पेशेंट को सीधे ऑथराइज कर सकते हैं, जैसे बीपी हो गया, शुगर हो गया, तो इनको ट्रेनिंग दी जाती है प्रॉपर 6 महीने की इसके लिए। तो दे आर वर्किंग एज डॉक्टर्स इटसेल्फ। आपका पेशेंट के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है, बस एक नाम के आगे डॉक्टर नहीं लगा है, बाकी आपको सेम वैसी फीलिंग है, एक पीएससी में आप बैठे हो, उसके आप इंचार्ज हो। CHO आपको आपको टाइटल मिला हुआ है कि आप कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर हो वहाँ के। ठीक है, तो जो भी पेशेंट है वो आपका है, प्लस आपके स्कूल्स में कैंप्स होते हैं, आपको इंटरेक्शन का वो करने का इतना मौका मिलता है, आशा वर्कर्स के साथ आप काम करते हो, आप आंगनवाड़ी वर्कर्स के साथ, जैसे जैसे आपको सरकार के कार्यक्रम मिलते हैं वैसे आपकी ट्रेनिंग्स होती हैं टाइम टाइम पे। तो ये सारी चीज़ें हैं कि आपको वर्सेटैलिटी इन योर जॉब भी होते हैं, और जो बेसिक चीज़ डॉक्टर बन के आपको बेसिक पेशेंट के साथ इंटरेक्शन करनी है, तो वो इस CHO वाली जॉब में है, जो कि BSc नर्सिंग वालों को अपॉर्चुनिटी मिलती है। एडमिशन कैसे होता है इसमें, कैसे आप लगते हैं, वो तो जी उसी क्या बोलते हैं, एडमिशन प्रोसेस तो वही रहता है आपका जो बेसिक चला ही हुआ है आपका। नीट कई उसमें आपके सिंपल वाले अलग से टेस्ट भी होते हैं। ठीक है, और CHO कैसे बनोगे उसके लिए पोस्टें निकलती हैं अलग से टाइम टाइम पे। ठीक है, इसके बाद क्या है कि सरकार ने कई स्कूलों में भी नर्सिंग ऑफिसर्स की पोस्ट रखी हुई है कि जहाँ पे उनको वहाँ पे अटेंड करना होता है एज काउंसलर्स वगैरह। ठीक है, तो ये वेरी करता है स्टेट टू स्टेट। ठीक है, तो और प्लस क्या बात है कि जितने ज़्यादा हॉस्पिटल्स खुलेंगे ना, उतनी ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं नर्सिंग में। आपको कोई 100 बेडेड हॉस्पिटल अगर खुलता है तो वहाँ वो कितने डॉक्टर्स रख लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 50। लेकिन जो उनको नर्सिंग स्टाफ चाहिए सुबह की ड्यूटी के लिए, शाम की ड्यूटी के लिए, रात की ड्यूटी के लिए, तो वो उसके अकॉर्डिंग चला जाता है कि आपकी पोस्टिंग कई बार 200-300 इकट्ठे निकल जाती हैं। ठीक है, प्लस इनकी फिक्स्ड ड्यूटी आवर्स हैं। आपको देखो पेरीफ्री में जाओगे वहाँ पे तो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, बट अदरवाइज आपकी 3 घंटों की शिफ्ट होती है, तो फिक्स्ड है वो, है ना। सॉरी, 3 घंटों की शिफ्ट नहीं होती, 3 शिफ्ट्स होती हैं, जिसमें आपको एवरी शिफ्ट इज ऑफ 8 आवर्स। ठीक है, प्लस आपको नाइट ड्यूटी का फिर नाइट ऑफ भी मिल जाता है। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि बाहर जाने के लिए अब्रॉड की अपॉर्चुनिटीज़ हैं। वहाँ पे आप अगर अपना टेस्ट क्लियर कर लेते हो तो बाहर आराम से जा सकते हो, अब्रॉड कहीं भी सेटल हो सकते हो, ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया। तो यहाँ पे इंडिया की जो BSc नर्सिंग की डिग्री है, तो अगर आप एफिलिएटेड कॉलेजेस से करते हो कि जो वहाँ की गाइडलाइंस को पूरा करते हैं, तो आप डायरेक्ट जाके भी वहाँ पे कर सकते हो, बस एक एग्ज़ाम क्लियर करना होता है। बाकी तो आपका वही आ गया, आईलेट्स वगैरह है ना, वीज़ा वगैरह की दिक्कत है वो आपका। और वहाँ पे बहुत अच्छा इनका वो है मतलब वैल्यू ऑफ लेबर है, बहुत अच्छा वर्क प्रोफाइल है, फिक्स्ड आवर्स रहते हैं आपके। और बस यही एक होता है कि जैसे आपको होम सिकनेस वाली फीलिंग आएगी, बाकी तो अदरवाइज बहुत अच्छा ग्रोथ है। पर्सनल मैं आपको बताती हूँ, मैंने अपना देखा है कि हम लोग मेरी एक साल कोई जूनियर थी बच्ची, तो वो मैंने देखा है कि जैसे ना उनको सम हम होते हैं, जैसे मिडिल क्लास फैमिली की बात करूँ ना, एक होता है अपर, एक मिडल, एक लोअर। जैसे मैं आपने आपको लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो वो थी आप मान लो अपर मिडिल क्लास फैमिली का आप कह सकते हो। तो उसमें अब ये था कि उनको पहले से ना, कईयों को पहले से चीज़ों का पता होता है, दे नो द स्कोप। तो हमारे उन्होंने क्या करा कि उन्होंने उनको एकदम से माइंडसेट क्लियर था कि 12th करनी है, 12th में बायो ली ही इसलिए कि हमें BSc नर्सिंग करके हमें फ्लाई करना है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो वही उन्होंने किया। जब उन्होंने बोला कि हम क्या, आपने किस कोर्स में एडमिशन ली, तो शी टोल्ड मी BSc नर्सिंग, एंड आई वाज लाइक, जैसे आप लोग बोलते हैं अच्छा नर्सिंग,
बट ये बात नहीं है, जब मैं उसको देखा ना, वो ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट कर गई और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में पर्सनलाइज्ड आपके कार के नंबर्स जैसे होते हैं ना, तो वैसे मैंने उनका ना कार का नंबर पर्सनली देखा, इतनी बड़ी गाड़ी खरीदी थी। और जो उन्होंने गाड़ी उस एज में खरीद ली ना, जिस एज में आई वाज स्टिल स्ट्रगलिंग आफ्टर बीइंग अ डॉक्टर, आफ्टर बीइंग अ बीडीएस डॉक्टर। तो ये ना प्रैक्टिकल चीज़ें आपको सोचनी पड़ती हैं कि हमें पता ही नहीं होता, हमें प्रोसेस का ही नहीं पता होता, और हम थोड़ा ऐसे ही बात करते रहते हैं, कि थोड़े से कंजर्वेटिव हो जाते हैं, या फिर हम अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर नहीं करना चाहते। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बाकी देखो, फेसबुक पे तो आप कहीं भी, फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, यहाँ तो हर जगह बीएससी नर्सिंग ना करो सैचुरेशन है, एमबीबीएस ना बनो सैचुरेशन है, बीडीएस ना बनो सैचुरेशन है, बीएमएस ना करो सैचुरेशन है, इंजीनियर कह रहे हैं इंजीनियरिंग ना करो सैचुरेशन है, आईआईटीएंस कह रहे हैं कि भैया आईआईटी ना करो सैचुरेशन है। तो भैया करे क्या, बंदा क्या करे, कहाँ जाए, कहाँ सिर फोड़े अपना। तो बेटा ये चीज़ें कि आपको ना प्रैक्टिकल चीज़ें देखनी है कि किस साइड को अपॉर्चुनिटीज़ हैं। एक प्लान बी भी हमेशा होना चाहिए, अगर ये नहीं तो ये नहीं तो ये, ठीक है। बस एक ही डिसएडवांटेज है बीएससी नर्सिंग की, आप इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। बाकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्राइवेट सेक्टर में जाओगे तो वहाँ पे 10-15 हज़ार की जॉब आपको प्राइवेट बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में आराम से मिल जाती है, जो कि विद टाइम इंक्रीज़ होती है। गवर्नमेंट जॉब की लेकिन तैयारी करते रहते हैं बच्चे, तो जब भी किसी का गवर्नमेंट जॉब क्लियर होता है तो वो निकल जाता है उससे, ठीक है। और आपकी बैच वाइज भर्तियाँ भी निकलती हैं, तो बैच वाइज भी कोई आपको पोस्ट निकलती है तो उसमें आप जा सकते हो आराम से, है ना। तो ये है। तो बाकी ऐसा होता है कि एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि एक एम्स का भी हमने डिस्कस कर लिया, ये भी कर लिया, ठीक है। आर्म्ड फोर्सेस एग्ज़ाम ऐसा एग्ज़ाम है कि बेटा इसमें तो ना कोई वो ही नहीं है। मतलब आप जैसे बीएससी नर्सिंग के बाद आप निकलते हो ना, अपना एक माइंडसेट बनाओ कि हमें ये भी एग्ज़ाम देना है, और ज़रूर दो। आर्म्ड फोर्सेस का एग्ज़ाम वन ऑफ द बेस्ट एग्ज़ाम्स है, वन ऑफ द बेस्ट हाईएस्ट पेइंग, जो सैलरी है सीधे 1 लाख की सैलरी आपको, क्योंकि आपको लेफ्टिनेंट की, ल्यूटिनेंट की जॉब पोस्ट मिलती है, आपको आपके स्टार्स लगते हैं यहाँ पे, ठीक है। जो डॉक्टर जाएगा आर्मी में वो जाएगा देखो कैप्टन की पोस्ट पे, जो नर्सिंग ऑफिसर जाएगा वो जाएगा ल्यूटिनेंट की जॉब पे, उसके नाम के आगे ल्यूटिनेंट लगेगा। मतलब मान लो मैं किसी का ल्यूटिनेंट सविता कुमारी, ऐसी एक हाइपोथेटिकल नेम, ठीक है, तो उसके 1 साल बाद वो कैप्टन बन जाएगा। जो डॉक्टर जा रहा है वो सीधे ही डॉक्टर की पोस्ट पे जा रहा है, कैप्टन की, है ना, कैप्टन। तो वो ल्यूटिनेंट 1 साल बाद कैप्टन बन जाएगी, बस 1 साल का फ़र्क है आपके प्रमोशनल चैनल्स में, ठीक है। तो ये आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, है ना, कि आप इतने साल बाद वो चीज़ बन जाते हो। और अगर आप कोई डॉक्टर है वो कैप्टन रैंक का है, और आप हो सकता है कि उस टाइम आप अपने जो भी आपका प्रमोशनल चैनल होता है उसमें मेजर के रैंक पे काम कर रहे हैं या वट, तो वो चीज़ें ना देखो, आर्मी में तो इतना बढ़िया सिस्टम है, दे हैव सो प्रमोशनल चैनल्स इनके बढ़िया हैं। प्लस आर्मी में आपको बहुत सारी कैंटीन की फैसिलिटीज़ मिलती हैं, आपको राशन मिलता है, आपको मंथली अपना वीकली राशन की शायद गाड़ियाँ आती हैं कि मंथली आती हैं। तो ऐसा रहता है उनमें, और सारी चीज़ें मिलती हैं आपको, आपको अकोमोडेशन मिलता है, आपका सैलरी पैकेज इतना अच्छा है, और सॉरी, पर्क्स आपको मिलते रहते हैं, इंसेंटिव जैसे जैसे वो होता है। और गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आप जॉब करते हो तो आपकी सैलरी ना 13 महीनों की होती है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि बीएससी नर्सिंग अगर देखा जाए तो बहुत ही अच्छा करियर है, और सिर्फ यही है कि जितना आप पुट इन एफर्ट कर रहे हो ना, ये नहीं करके बैठ जाना कि हाँ भाई हम इजी वाला कोर्स, ऐसा कुछ नहीं है। इतना अच्छा कोर्स है कि अगर आप अपना फुल इसमें मेहनत डालोगे ना, जितनी मेहनत आप डॉक्टर बनने के लिए लगाते हो ना, उससे अगर आप 60% मेहनत भी इससे लगा लोगे ना, और एग्जाम्स में कंपटीशन की तैयारी के लिए करो, क्योंकि एमबीबीएस के बाद भी देखो आपको जॉब के लिए तो फाइट करना ही पड़ेगा। तो वही मेहनत आप इधर लगा लो, अपना उतना पोटेंशियल इधर लगा लो, तो इधर भी आप सक्सेसफुल हो जाओगे। बट अपना माइंडसेट उस माइंडसेट से जाओ कि हमने अपनी इसलिए वो छोड़ी है, कि अब कई बच्चों ने भी मेरे से पूछा है कि मैम हम क्या करें कि हमें कमाना है। तो कई मेरे को रिक्वेस्टेड वो भी आई है रिक्वेस्ट, कई बच्चे बोलते हैं मैम प्लीज़ गाइड अस, और कई बोलते हैं कि हम ज़मीन बेच के एमबीबीएस कर ले। तो बेटा ज़मीन बेच के एमबीबीएस करोगे आज के ज़माने में, और उसके बाद फ्रस्ट्रेट होगे फिर से, तो अगर तो देखो पैशन है, ड्रीम है, नींद नहीं आने वाली कि एमबीबीएस नहीं मिली, तो उस केस में जाओ। अदरवाइज तो भैया बी प्रैक्टिकल, ऐसी वाली ये फील्ड ऐसी है कि 21 साल 22 साल से आप कमाना शुरू हो जाओगे। तो और देखो जब तक आप रिटायर होगे तब तक हम बाकी प्रोफेशंस की बात करते हैं, इस प्रोफेशन में आप स्टार्टिंग सैलरी ही बहुत अच्छी है। 25-26 साल से आप अगर अच्छे से इंस्टीट्यूशन से आप जॉब कर लेते हो, जैसे एम्स की मैं बात करूँ, 25-26 साल में आप 1 लाख सैलरी भैया किसी डॉक्टर को भी नहीं मिल रही है इतनी, मैं आपको सच बताऊँ तो, ठीक है। मैंने तो खुद स्ट्रगल करा है।
26 साल में मेरी जो पहली सैलरी इन हैंड आई थी ना, 3,000 रुपये आई थी, 3300 रुपये मेरे 10 दिन की सैलरी। उसके बाद 10,000 की सैलरी थी। फिर मैंने प्राइवेट में अपना स्ट्रगल किया है, मैंने स्ट्रगल स्टोरी भी डाली है अपनी। तो बेटा मतलब चीज़ें हमें नहीं थी पता उस टाइम, जब मेरे को नर्सिंग कॉलेज में पता चली तो मेरे को लगा था एक टाइम के लिए कि यार मुझे पता होता है कि एमएससी नर्सिंग होता है और पीएचडी होता है, और मैं इतने बड़े नर्सिंग कॉलेज की बन जाती प्रिंसिपल। जितना मैंने एफर्ट इतने एज में मैं यहाँ पे आई हूँ, तब तक तो मैं अपने वो करके निकल जाती। बट यू मतलब sometimes you are not aware of the things whatever you know what career opportunities you got। so मेरा वही मकसद है कि मुझे चीज़ें नहीं पता थी, तो मेरी तरह मेरे को लगता है कि आज भी मिडिल क्लास के फैमिली के बच्चों को चीज़ें नहीं पता होंगी, कुछ उनके मन में दुविधाएं होंगी। अब ये मत करना कि भैया करके निकल गए 4 साल बाद फिर बोलोगे मैम ने तो बोला था, और 4 साल बाद अभी तो सैचुरेशन आ गई। लेकिन मैं वही बात बोल रही हूँ कि भैया फाइट तो करना पड़ेगा जॉब के लिए, ठीक है ना। सैचुरेशन तो हर उसमें है, बट जो यहाँ पे हार्ड वर्क करेगा बस उसी का नंबर आएगा। आप एक बार फेल हो गए, 2 बार फेल हो गए, 3 बार हो गए, 4 बार, 5वीं बार तो सफलता मिलेगी। अब कोई बोलेगा मैम हमें 5 बार, तो भैया तुम्हें 10वीं बार मिल जाएगी। कोई ऐसी ऐसी बात तो है नहीं है, लेकिन प्रयास तो हमें करना पड़ेगा ना। और एक प्लान भी हमेशा रखो। मैं बार बार हर वीडियो में बोल रही हूँ आप बच्चों को, ये सोशल मीडिया को सिर्फ इसलिए ना देखो, यूट्यूब को, कि तुमने देखना है। जैसे तुम मेरे को सुन रहे हो ना, तो वैसे ही कोशिश करो कि अपनी भी वीडियोस डालो, बेशक 10 मिनट की बना दो, कुछ भी बनाओ, कॉन्फिडेंस आएगा, कुछ होगा। अब मैं यूट्यूब से क्या सीख रही हूँ, मेरा मकसद कुछ और है। मेरा मकसद पैसा कमाना है नहीं इससे, मेरा मकसद है कि मैं सीखूँ चीज़ें, कि भैया ये कैसे वर्क करता है, क्या है, ताकि मैं खुद सीखूँगी तभी दूसरों को सिखा पाऊँगी। और मुझे शौक है सीखने का। मेरी उम्र चाहे जितनी मर्जी हो, बट सीखने के लिए कोई उम्र नहीं होती है ना। जज्बा चाहिए होता है आपको, ठीक है। तो कीप वर्किंग, और अपने माइंड को कभी ब्लॉक नहीं होने देना है। सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको वो करनी है, बाकी फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। ये दुनिया तो ऐसी ही गएगी, ये पहले भी ऐसी थी, बाद में भी ऐसी रहनी है। सैचुरेशन भैया पहले भी थी, पहले भी अलग लेवल का स्ट्रगल था, अब अलग लेवल का स्ट्रगल है। यू हैव टू बी स्मार्ट, एंड along with hard work you have to be, you have to do smart work also, right? So with these words, all the best to everyone। हर हर महादेव, जय श्री राम, भगवान सबका भला करे। गुड लक बच्चों।